ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें, इसके बाद तो उनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ की आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे। याद रखें। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों आज के समय में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना कहीं ना कहीं अपनी जान खतरे में डालने के बराबर है। बता दें साथियों कि जब तक आप सरकार की चापलूसी करेंगे, अगर झूठ को सही बताएंगे और सही को झूठ बताएंगे तब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप झूठ को झूठ और सही को सही कहने लगे, उस दिन समझिए कि आपकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथियों अक्सर आप देखते हैं कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने तक की धमकी दी जाती है और कई बार उनको मारने की कोशिश भी की गई है। साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर 2 बार गोली चलाई गई। एक बार तो साथियों बच निकले, लेकिन दूसरी बार किस तरह से उनको गोली लगी थी, ये तो शुक्र है कि उनकी जान बच गई, वरना हो सकता था साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ भी हो सकता था। तो साथियों इस बात से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के दुश्मन कितने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के जान के पीछे कितने लोग पड़े हैं। आप लोगों ने देखा साथियों कि किस तरह से बाराबंकी महारैली से पहले चंद्रशेखर आज़ाद को अभिनव सिंह जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा था। उसने साफ तौर से खुलेआम ये धमकी दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे अपने पैर से, लेकिन जाएंगे नहीं। और साथियों आपने देखा था कि किस तरह से बाराबंकी महारैली में लगभग 10 से लेकर 20 लाख लोग वहाँ पर पहुँचे चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में, और सभी लोग यही सोचकर कि देखते हैं कि कौन है अभिनव सिंह और कैसे आकर चंद्रशेखर आज़ाद को मारता है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी बाराबंकी में आप लोगों ने देखा था साथियों। वहाँ पर अभिनव सिंह का पता नहीं चला, लेकिन साथियों आप लोगों ने देखा कि लगभग 10 से लेकर 20 लाख लोगों के बीच एक बंदूकधारी जो मंच पर पहुंच रहा था, उसके बाद वॉलंटियर फोर्स ने देखा, वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने देखा। जब उससे पूछा गया तो बता रहा था कि हम हेड कांस्टेबल हैं। कुल मिलाकर साथियों अगर वहां पर सुरक्षा कर्मी उसे नहीं पकड़ते, वॉलंटियर फोर्स की नज़र उस पर नहीं जाती, तो शायद हो सकता था कि कुछ घटना को अंजाम दे दिया गया होता उस आदमी द्वारा। लेकिन बता दें साथियों कि वहाँ पर दबोच लिया गया। उसके बाद साथियों लगातार आपने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक से बढ़कर एक पोस्ट मनुवादियों द्वारा देखने को मिले थे। अब बता दें साथियों कि जब भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को ये मनुवादी मारने में नाकाम रहे, तो अब चंद्रशेखर आज़ाद के जो नेता हैं यानी आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, अब उनको मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथियों एक ऐसी घटना जिस घटना ने पूरे बहुजन समाज को हिला कर रख दिया है, और ये जो घटना हुई है साथियों आपको बता दें कि रवित कश्यप के साथ हुई है। रवित कश्यप जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव थे, और ये घटना इतनी निंदनीय है साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश संघर्षशील साथी भाई रवित कश्यप जी निवासी ग्राम धौलरी जनपद मुजफ्फरनगर की निर्मम हत्या कर 100 को जलाए जाने की घटना अत्यंत दुखद, अमानवीय और दंडनीय है। यह जघन्य कृत्य कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है और यह दर्शाता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से 100 को जलाना एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है, जिसकी गहन और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इससे असीम दुख को सहने की शक्ति दे। हम गवर्नमेंट ऑफ यूपी से मांग करते हैं इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए। सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो साथियों जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है, शायद साथियों आपको याद होगा जनवरी 2026 में एक कश्यप परिवार के साथ किस तरह से घटना घटित हुई थी। सोनू कश्यप जिनको आतंकवादियों ने इस तरह से बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दी और जले हुए मोबिल छिड़क कर सोनू कश्यप को जला दिए। उस पर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद फायर हुए थे और जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे तो किस तरह से
पुलिस ने उनको रोका था। और जब पुलिस ने रोका था तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था, पहले आप उनकी ये बात सुनिए। मुजफ्फरनगर बॉर्डर एरिया है क्या जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना कि आप नहीं जा सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास। ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें। इसके बाद तो उनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ क्या तो ये जुल्म रोके। वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे, तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता भाई। मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊंगा, जब उनके पास जाऊंगा, मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे। जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो, आपके बच्चों को क्या होगा? भाई कमाने वाला था, वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो। यही मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित के यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? आप बताओ मुझे। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस से लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें। मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाके उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुनावा प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है। तो भाई और लोगों की मदद नहीं करना चाहिए। मैं तो करना चाहता हूं, तो मुझे फांसी चढ़ा दो, यही रास्ता है इनके पास। मेरा कोई अपराध हो तो आप बता दो भाई, मुजफ्फरनगर के पत्रकार साथी, मेरा कोई अपराध हो क्या? किसी के दुख में जाना, कल आपके कुदरत ना करे आपके यहाँ दुख हो जाए, अगर आपके यहाँ कोई दुख में आता है उसको रोक लिया जाए, कैसा संदेश जाता है? तो जाएंगे लौटेंगे। यार मैं आदमी बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ, संविधान का। अगर ये संवैधानिक रूप से इनके पास कोई तर्क हो तो बता दें कि इसमें जान देना चाहते हैं, और नहीं है तो फिर ऐसा है, अगर जिदबाजी करेंगे तो फिर आप जानते हो, फिर तो वही होगा जो एक भाई को अपनी बहनों के सम्मान में, एक बेटे को अपनी माँ के सम्मान में, और एक न्यायप्रिय व्यक्ति को लोगों की लड़ाई लड़ने के सम्मान में जो करना चाहिए, फिर वही होगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर वार किया। कुल मिलाकर साथियों, जब भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो कैसे उनको रोका जाता है, जबकि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जिनको अधिकार है कि वो पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन जब भी चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो हज़ारों की संख्या में योगी आदित्यनाथ की फोर्स किस तरह से तैयार हो जाती है उनको रोकने के लिए। और ये सब किसके इशारे पर होता है साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कुल मिलाकर जब योगी आदित्यनाथ नहीं चाहेंगे तब तक ऐसा संभव नहीं है। मतलब साथियों आप समझ सकते हैं कि जिनके ऊपर अपराध होता है, यानी जिनकी हत्या होती है, उनके पीड़ित परिवार से यदि कोई मिलने के लिए जाता हो तो उनको पुलिस रोकने का किस तरह से प्रयास करती है, जबकि अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई कितनी होती है आप लोग अच्छी तरह से देखते हैं। हर बार साथियों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो साथियों इस तरह का माहौल बन गया है कि दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े दरिंदगी महिलाओं के साथ,
ऐसे मामले साथियों हर रोज़ देखते हैं, लेकिन न्याय इंसाफ कितना मिल पाता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बता दें साथियों कि जो रवित कश्यप थे, सोनू कश्यप के मामले को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार बताया था और उन्होंने जमकर इसकी आलोचना भी की थी कि जिस तरह से पुलिस जो है नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को रोक रही है और अपराधियों को जो बचाने का काम कर रही है, इस पर उन्होंने एक वीडियो में सीधे तौर पर प्रशासन और सरकार पर वार भी किया था। आखिर रवित कश्यप ने ऐसी कौन सी बात कही थी जो बात आतंकवादियों को बुरी लग गई? पहले आप इनका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सोनू कश्यप हमारे छोटे भाई, जिनकी इस सरकार में अगर बांग्लादेश में एक हिंदू को जला दिया जाता है तो पूरा देश कैंडल मार्च और प्रधानमंत्री तक भी इस बात में बोलता है, लेकिन आज जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, उस कोटि के हिंदू बताते हैं, उनके द्वारा ठाकुर समाज के द्वारा हिंदू ही परिवार के कश्यप समाज के हमारे छोटे भाई सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। कोई सत्ता का, कोई मंत्री, कोई सरकार का नुमाइंदा इस घटना को नहीं ले रहा है और इसमें अगर अपोजिट पार्टी के नेता आ रहे हैं मदद करने के लिए तो उनको भी रास्ते में ही रोक लिया जा रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल अभी 2 घंटे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी परिवार से मिलना चाहते थे और परिवार से मिलकर इस दुख को उनसे बातचीत करते, उनसे मिलते, परिवार को कुछ तसल्ली होती, लेकिन शासन प्रशासन इतना डरा हुआ है कि श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी परिवार से नहीं मिलने दिया। और मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, कि आप ठाकुर और आपके ठाकुर समाज का अगर देखा जाए तो प्रदेश में जगह जगह अत्याचार हो रहा है, तो अगर आप शासन प्रशासन चलाने में फेल हो तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि जिन लोगों पर आज अत्याचार हो रहा है वही लोग आपने हिंदू बनाए थे और उन्हीं लोगों ने आपको सत्ता पर बैठाया था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़े शब्दों में चेतावनी के साथ कहता हूं कि अगर यही हाल प्रदेश का रहा तो आने वाले समय में 2027 में और 29 में आप प्रदेश से भी जाओगे और देश से भी जाओगे। हमारे साथ में यहाँ बहुत लोग बैठे हैं अपोजिट पार्टी के, हमारे कांग्रेस से हमारे भाई लव कश्यप जी है जो बागपत से जिला अध्यक्ष है, वो भी आए हुए हैं। हमारे कश्यप क्रांति मिशन के लोग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अंकित कश्यप जी, हमारे अनुज कश्यप जी आज़ाद समाज पार्टी से, हमारी सीमा बहन है और हमारे बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। और 16 तारीख में आने वाली 16 तारीख में बहुत ही बड़े स्तर का आंदोलन होगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रवित कश्यप ने सोनू कश्यप के मामले को लेकर आवाज़ उठाई थी। और कारण साथियों ये भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से रवित कश्यप को मारा गया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सोनू कश्यप को मारा गया था। सोनू कश्यप को ईंट से कूचकर उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उनको जला दिया गया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी रवित कश्यप को मारा गया है, मारने के बाद उनकी हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद उनके शव को जलाया गया है ताकि सबूत को मिटाया जा सके। साथियों, सोनू कश्यप और रवित कश्यप की घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि आपको बता दें कि रवित कश्यप भी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और सोनू कश्यप भी मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला था। तो इस घटना को लेकर साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।